नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने इस YouTube चैनल गुरुजी 4.0 में। तो मैं नरेंद्र सिंह आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो एक बार बताएंगे आप सब लोग कैसे हैं, कैसी चल रही है आपकी तैयारी। उम्मीद है आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, आप सब भी अच्छे होंगे। तो एक बार बताएंगे सब लोग कि आपने पिछली क्लास का रिवीजन किया कि नहीं किया। उम्मीद है कि रिवीजन करते होगे अच्छे से। और रिवीजन करने के लिए मैं आपको डेली बताता हूँ कि हमारा एक टेलीग्राम चैनल है गुरुजी फॉर एग्जाम के नाम से, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। जिस पे आपको डेली करंट अफेयर्स के अलावा और भी काफ़ी सारी स्टडी मटेरियल्स हैं, जैसे जनरल अवेयरनेस हो गया, या इंग्लिश का असाइनमेंट हो गया, स्टैटिक जीके का असाइनमेंट हो गया, और बाकी काफ़ी सारी स्टडी मटेरियल हैं। उनकी पीडीएफ वहाँ पे आपको प्रोवाइड कराई जाती हैं, तो उनसे आप रिवीजन कर सकते हैं और भी अपनी प्रोग्रेस वहाँ पे उनको पढ़ के आप कर सकते हैं। ठीक है, अब हम शुरू करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि डेली हमारी इस समय करंट अफेयर्स की क्लास होती है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं 30 दिसंबर के करंट अफेयर्स के साथ। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से, चलते हैं। चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। आज का पहला क्वेश्चन है अपना, 87वीं सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब किसने जीता है। तो 87वीं जो सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप में थी, उसमें कौन सा खिताब है, महिला एकल का, विमेंस सिंगल का जो खिताब है वो किसने जीता है, वो जीता है सूर्य करिश्मा तामिरी ने। किसने जीता है, सूर्य करिश्मा तामिरी ने वो जीता है। सूर्य करिश्मा तमीरी ने 87वीं सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब जीता है। 87वीं सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप विजयवाड़ा में आयोजित की गई। तो कहाँ आयोजित की गई, ये विजयवाड़ा में आयोजित की गई है। महिला एकल फाइनल में सूर्य करिश्मा तमीरी ने तन्वी पत्री को हराया। तो किसको हराया इन्होंने, तन्वी पत्री को हराया है। महिला एकल खिताब का अंतिम स्कोर था 17-21, दूसरी बार में था 21-12 और तीसरी बार में था 21-14। तो इनका फर्स्ट वाले राउंड में तो ये हार गई थी और लास्ट के 2 राउंड में ये जीत गई थी। सूर्य करिश्मा तमीरी का पहला गेम हारने के बाद फाइनल जीता। तो ये मैंने ऊपर बता ही दिया कि उन्होंने पहला फाइनल में पहला गेम तो जीत हार लिया और उसके बाद में लगातार 2 गेम जीत लिए। तो ऐसे करके वो फाइनल जीत गई थी। ऋत्विक संजीवी एस ने चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब जीता है। तो वो था विमेंस का और ये था मेंस सिंगल का। तो किसने जीता है, ऋत्विक संजीवी एस ने जीता है। ए हरिहरन और रूबन कुमार ने पुरुष युगल का खिताब जीता है। तो ए हरिहरन और रूबन कुमार ने मेंस डबल का खिताब जीता है। शिखा गौतम और अश्विनी भट्ट ने महिला युगल का खिताब जीता है। तो शिखा गौतम और अश्विनी भट्ट ने विमेंस डबल का खिताब जीत लिया है। सात्विक रेड्डी के और राधिका शर्मा ने मिश्रित युगल का जो खिताब है वो जीता है। तो मिक्स्ड कैटेगरी में किसने जीता है, सात्विक रेड्डी और राधिका शर्मा ने मिक्स्ड कैटेगरी में ये अवार्ड जीता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है अपना, किस स्टार्टअप ने भारत का पहला पूर्णतः स्वदेशी एमआरआई स्कैनर विकसित किया है। तो जो भारत का जो पूर्णतः स्वदेशी एमआरआई स्कैनर है वो कौन से स्टार्टअप ने विकसित किया है, तो वो है वोक्सेल ग्रिड्स ने। किसने किया है, वोक्सेल ग्रिड्स स्टार्टअप ने ये विकसित किया है। चलिए इसके बारे में और जानकारी लेते हैं। वोक्सेल ग्रिड्स बेंगलुरु स्थित एक स्टार्टअप है जिसने भारत का पहला पूर्ण स्वदेशी एमआरआई स्कैनर विकसित किया है। वोक्सेल ग्रिड्स द्वारा विकसित स्वदेशी एमआरआई स्कैनर 1.5 टेस्ला प्रणाली पर आधारित है। एमआरआई स्कैनर को नागपुर के पास चंद्रपुर कैंसर केयर फाउंडेशन में तैनात किया गया है। जो इन्होंने पहला पूर्ण स्वदेशी जो एमआरआई का जो स्कैनर है वो विकसित किया है, वो कहाँ प्रचलित में है, नागपुर के पास है चंद्रपुर कैंसर केयर फाउंडेशन, उसमें इसको काम के लिए तैनात किया गया है। यह परियोजना 12 साल के अनुसंधान और विकास प्रयास का परिणाम रही है। अर्थात जो 12 साल का जो अनुसंधान था उसको कंप्लीट करते हुए इसका विकास किया गया है। अर्जुन अरुणाचलम वोक्सेल ग्रिड्स के संस्थापक हैं। तो जो वोक्सेल ग्रिड्स संस्था है उसके संस्थापक कौन है, अर्जुन अरुणाचलम इसके संस्थापक हैं। एमआरआई स्कैनर को पूरी तरह से भारत में ही डिजाइन किया और निर्मित किया गया है।
यह विकास आयातित उच्च स्तरीय नैदानिक उपकरणों पर भारत की निर्भरता को भी कम करता है। पारंपरिक एमआरआई मशीनों के विपरीत वोक्सेल ग्रिड्स स्कैनर तरल हीलियम का उपयोग नहीं करता है। तो इसमें बाकी के जो और एमआरआई स्कैनर्स हैं उसमें तरल हीलियम का उपयोग किया जाता है, लेकिन जो वोक्सेल ग्रिड्स के द्वारा विकसित किया गया है तो वो तरल हीलियम का उपयोग नहीं करता है। तरल हीलियम को खत्म करने से एमआरआई विनिर्माण लागत का लगभग 40% कम हो जाती है। तो इसको जो लागत होती है वो तरल हीलियम का उपयोग ना करने से कम लगभग 40% इसकी लागत कम हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विश्व का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर धनु यात्रा प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित किया जाता है? तो कहाँ आयोजित किया जाता है वो? बरगढ़ ओडिशा में आयोजित किया जाता है। ओडिशा में एक बरगढ़ नाम की जगह है, वहां पर ये जो विश्व का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर है धनु यात्रा, ये प्रतिवर्ष वहां आयोजित किया जाता है। अब कब देखो, 3 जनवरी 2025 से 13 जनवरी 2025 तक ये आयोजित किया जाएगा। ये लगभग 11 दिन के लिए आयोजित किया जाता है। चलिए इसके बारे में और जानकारी लेते हैं। धनु यात्रा को दुनिया के सबसे बड़े ओपन एयर थिएटर के रूप में मान्यता प्राप्त है। यह प्रतिवर्ष 11 दिनों के लिए ओडिशा के बारगढ़ में आयोजित किया जाता है। तो अभी भी 11 दिनों के लिए, कब से? 3 से 13 जनवरी। कब से कब तक? 3 से 13 जनवरी 2025 तक ये आयोजित किया जाएगा। यह त्योहार भगवान कृष्ण के जीवन से लेकर उनके जन्म से लेकर राजा कंस की मृत्यु तक के प्रसंगों को फिर से प्रदर्शित करता है। तो जैसे कि एक तरीके से हमारे यहाँ कृष्ण लीला वगैरह जो बोलते हैं वो होते हैं, उस तरीके से कुछ पारंपरिक दृश्य उसमें दिखाए जाते हैं, जिसमें भगवान कृष्ण के जन्म से संबंधित जितनी भी जो कड़ियां हैं वो सारी उसमें प्रदर्शित की जाती हैं। धनु यात्रा के दौरान बरगढ़ को प्रतीकात्मक रूप से पौराणिक शहर मथुरा में बदल दिया जाता है। तो जब ये धनु यात्रा जो आयोजित किया जाता है वहां पे, तो जो बरगढ़ नाम की जगह है ओडिशा में, उसको पूरा ही पौराणिक जो मथुरा नगरी थी उसके हिसाब से ही उसको चेंज कर दिया जाता है। तो जो भी दृश्य दिखाए जाते हैं वो मथुरा नगरी के हिसाब से दृश्य दिखाए जाते हैं। सड़कें, महल, नदी तट और आंगन लाइव प्रदर्शन क्षेत्र के रूप में काम करते हैं। प्रमुख स्थानों में रंग महल और नंद राजा का दरबार शामिल है। केंद्र सरकार ने धनु यात्रा को राष्ट्रीय महोत्सव का दर्जा भी दिया है। तो जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने धनु यात्रा को एक राष्ट्रीय महोत्सव का दर्जा दे रखा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2025 के अनुसार दुनिया में सबसे अमीर भारतीय पेशेवर प्रबंधक के रूप में किसे स्थान दिया गया है? तो वो स्थान किसे दिया गया है? वो दिया गया है जयश्री उल्लाल को। किसको दिया गया है? जयश्री उल्लाल को। इन्होंने सुंदर पिचई और सत्या नडेल को भी पीछे छोड़ दिया है। तो ये इनकी फोटो आप देख सकते हो। हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2025 के अनुसार जयश्री उल्लाल विश्व स्तर पर सबसे अमीर भारतीय पेशेवर प्रबंधक के रूप में है। उनकी कुल संपत्ति 50,170 करोड़ है, जो सत्या नडेला और सुंदर पिचाई को पीछे छोड़ देती है। वह 2008 से अरिस्टा नेटवर्क्स की सीईओ हैं। कब से? 2008 से अरिस्टा नेटवर्क्स की सीईओ हैं वो। उनके नेतृत्व में अरिस्टा नेटवर्क्स क्लाउड नेटवर्किंग और एआई संचालित बुनियादी ढांचे में वैश्विक नेता बन गया है। अरिस्टा नेटवर्क्स ने 2024 में $7 बिलियन का राजस्व दर्ज किया था। जयश्री उल्लाल की संपत्ति मुख्य रूप से इक्विटी स्वामित्व से संचालित होती है, न कि केवल वेतन से। उनका जन्म 27 मार्च 1961 को लंदन में हुआ था और वो 5 साल की उम्र में ही भारत आ गई थी। उन्होंने सेमीकंडक्टर उद्योग में अपना करियर AMD और फेयरचाइल्ड सेमीकंडक्टर के साथ उन्होंने शुरू किया था। उन्होंने 2025 में इंजीनियरिंग में मानद डॉक्टरेट की उपाधि मिली थी उनको, है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है अपना, उत्तर प्रदेश के किस पक्षी अभयारण्य को पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र इको सेंसिटिव जोन
घोषित किया गया है। तो उत्तर प्रदेश का एक पक्षी अभयारण्य है जिसको पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है, तो वो है पार्वती अर्ग पक्षी अभयारण्य। कौन सा है? पार्वती अर्ग पक्षी अभयारण्य। ये कहाँ स्थित है? ये यूपी में गोंडा नाम की जगह है एक, वहां ये स्थित है। सरकार ने उत्तर प्रदेश के पार्वती अर्ग पक्षी अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है। पार्वती अर्ग पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में स्थित है। अभयारण्य एक स्थायी मीठे पानी की आर्द्र भूमि पारिस्थितिकी तंत्र है। पार्वती अर्ग पक्षी अभयारण्य में पार्वती और अर्ग नाम की दो बैल झीलें हैं। तो दो बैल झीलें हैं वहां, एक पार्वती नाम की, अर्ग नाम की, उन्हीं के नाम पे इसको पार्वती अर्ग पक्षी अभयारण्य बोला जाता है। अभयारण्य को रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है। तो जो ये अभयारण्य है इसको रामसर स्थल, जो रामसर साइट्स होती हैं उनके रूप में भी इसको मान्यता प्राप्त है। गंभीर रूप से लुप्त प्राय सफेद पूंछ वाले गिद्ध जिप्स बेंगालेंसिस को अभयारण्य में दर्ज किया गया है। भारतीय गिद्ध जिप्स इंडिकस पार्वती अर्ग पक्षी अभयारण्य में पाया जाता है। लुप्त प्राय मिस्र के गिद्ध, मिस्र का कौन सा गिद्ध है? नियोक्रोफ्रॉन पर्कनोटेरस भी अभयारण्य में दर्ज है। सामान्यतः जलकुंभी इचोर्निया फ्रेक्सिस क्रैक्सिस अभयारण्य में मौजूद एक आक्रामक प्रजाति है। अभयारण्य की वनस्पति इंडो गंगेटिक परिस्थितिकी तंत्र का प्रतिनिधित्व करती है। और पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रों को पारिस्थितिक रूप से नाजुक क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र के केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किए जाते हैं। और संरक्षित क्षेत्रों, राष्ट्रीय उद्यानों और वन्य जीव अभयारण्यों के आसपास पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किए जाते हैं। तो ये इसके बारे में कुछ फैक्ट्स थे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है अपना, बिहार में पहले परम रुद्र सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो बिहार में एक परम रुद्र सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया गया है। तो वो कहाँ किया गया है? वो किया गया है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना, अर्थात आईआईटी पटना में। कहाँ? आईआईटी पटना में इसका उद्घाटन किया गया है। चलिए इसके बारे में और जानकारी लेते हैं। बिहार के पहले परम रुद्र सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन आईआईटी पटना में किया गया है। परम रुद्र भारत के राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन एनएसएम का हिस्सा है। उद्घाटन MEITY के अतिरिक्त सचिव अमितेश कुमार सिन्हा ने किया है। आईआईटी पटना एनएसएम के तहत सुपर कंप्यूटर की मेजबानी करने वाला बिहार का पहला संस्थान है। एनएसएम का लक्ष्य भारत के कंप्यूटेशनल बुनियादी ढांचे को बढ़ाना और स्वदेशी HPC क्षमताओं का निर्माण करना है। वर्तमान में एनएसएम के तहत 37 सुपर कंप्यूटरों की देश भर में कुल क्षमता 39 पेटाफ्लॉप्स है। भारत की कुल क्षमता को 100 पेटाफ्लॉप्स के रूप में बढ़ाने के लिए 10 अतिरिक्त सुपर कंप्यूटरों की योजना बनाई गई है। परम रुद्र कंप्यूटेशनल एक्स्ट्रा बायोलॉजी, आणविक इलेक्ट्रॉनिक्स, सामग्री डिजाइन, द्रव यांत्रिकी, नैनोजैव इंटरफेस, AI, डेटा विज्ञान और क्वांटम कंप्यूटिंग के अनुसंधान का समर्थन करेंगे। आईआईटी पटना के 10 विभागों के लगभग 60 संकाय सदस्यों और 400 छात्रों को परम रुद्र से लाभ मिलेगा। सुपर कंप्यूटिंग क्षमता को पेटाफ्लॉप्स में मापा जाता है और मेटी राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के लिए नोडल मंत्रालय है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है अपना, जालंधर में आयोजित हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन ने 2025 में कौन सा संस्करण मनाया है? तो कौन सा संस्करण मनाया है? वो मनाया है 150वां संस्करण मनाया है। चलिए इसके बारे में और जानकारी लेते हैं। 150वां हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन पंजाब के जालंधर में आयोजित किया गया है। 150वें सम्मेलन के दूसरे दिन पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने सभा को संबोधित किया। तो पंजाब के वर्तमान जो राज्यपाल हैं वो कौन है? गुलाब चंद कटारिया। हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन एक विश्व प्रसिद्ध वार्षिक भारतीय शास्त्रीय संगीत का समारोह है और यह वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने का प्रतीक है। तो जो हमारा राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, उसको 150 वर्ष पूरे हो चुके हैं, उसके पूरे होने का भी ये प्रतीक है। और उसके साथ ही यह वर्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती का भी प्रतीक है। तो ये किस किस का? एक तो अपना जो राष्ट्रीय गीत है,
और एक जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, इनकी दोनों की 150वीं जयंती का प्रतीक है। शास्त्रीय संगीत को आध्यात्मिकता और सांस्कृतिक जड़ों को जोड़ने वाले माध्यम के रूप में उजागर किया गया है। देशभक्ति गीतों ने जन चेतना जागृत कर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन विश्व स्तर पर भारत की संगीत और सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है अपना, ओडिशा की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो किसे किया गया है? वो किया गया है अन्नू गर्ग को नियुक्त किया गया है। इसके बारे में और जानकारी लेते हैं। अन्नू गर्ग 1 जनवरी 2026 को ओडिशा की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में कार्यभार संभालेंगी, अर्थात नए साल को ये अपना कार्यभार संभालेंगी। ओडिशा के प्रशासनिक इतिहास में पहली बार पहली महिला मुख्य सचिव होंगी ये। अन्नू गर्ग मनोज आहूजा की जगह लेंगी, जो 31 दिसंबर 2025 को सेवानिवृत्त होंगे। तो ये जो अन्नू गर्ग है वो मनोज आहूजा की जगह लेंगे, जो कि 31 दिसंबर 2025 को सेवानिवृत्त हो जाएंगे। अन्नू गर्ग 1991 की बैच की भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं और वह आईएएस के ओडिशा कैडर से संबंधित है। अन्नू गर्ग का जन्म 31 मार्च 1969 को हुआ था। उनकी 3 दशक से अधिक उनकी प्रशासनिक सेवा का उनको अनुभव है और अन्नू गर्ग की जनवरी 2026 तक 3 साल से अधिक की सेवा शेष है, अर्थात जनवरी 2026 के बाद में उनकी लगभग 3 साल से अधिक सेवा अभी शेष है। मुख्य सचिव बनने से पहले उन्होंने विकास आयुक्त सह अपर मुख्य सचिव के रूप में कार्य उन्होंने किया है। विकास आयुक्त के रूप में उन्होंने योजना, अभिसरण और जल संसाधन का काम उन्होंने संभाला है। फरवरी 2023 में अन्नू गर्ग ओडिशा के विकास आयुक्त के रूप में सेवा करने वाली पहली महिला आईएएस अधिकारी बनी। ठीक है, तो ये इसके बारे में कुछ फैक्ट्स थे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है अपना, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आप इसको इंपोर्टेंट लगा सकते हैं, ये आपको किसी न किसी एग्जाम में पूछा जा सकता है, आप इसको वीआईपी लगा सकते हैं। निम्नलिखित 14 वर्षीय क्रिकेटरों में से किसने 2025 में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्राप्त किया है? तो किसने किया है? वो किया है वैभव सूर्यवंशी ने। किसने किया है? वैभव सूर्यवंशी ने, जो आप मेरे पीछे तस्वीर देख पा रहे होगे और ये आजकल चर्चा में भी खूब है। 14 वर्षीय क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी 2025 में पीएम राष्ट्रीय बाल पुरस्कार इनको दिया गया है। ठीक है, यह पुरस्कार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रदान किया गया। पीएम राष्ट्रपति बाल पुरस्कार 5 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। अगर आपसे पूछा जाए प्रश्न कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार कौन सा है, तो वो आप क्या आंसर दोगे? भारत रत्न है। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि 5 वर्ष से 18 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार कौन सा है, तो वो है पीएम राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, सर्वोच्च पुरस्कार है। ठीक है, वैभव को उनकी क्रिकेट उपलब्धियों के लिए खेल श्रेणी में सम्मानित किया गया है। उन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी में 84 गेंदों पर 190 रन बनाए और सबसे कम उम्र के लिस्ट ए शतकवीर वो बन गए। अगर ये मात्र 10 रन से चूक गए, अगर 10 रन और बना देते तो ये दोहरा शतक लगाने वाले भी पहले शतकवीर हो जाते। उन्होंने लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे तेज 150 रन बनाने का एबी डिविलियर्स का रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा है। उन्होंने 50 ओवर के मैच में 15 छक्के लगाए, जो किसी भी भारतीय द्वारा सबसे अधिक है। वैभव ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में 61 गेंदों पर 108 रन बनाकर नाबाद रहे और 14 साल 250 दिन की 250 दिन की उम्र में सबसे कम उम्र के शतकवीर वो बन गए हैं। अंडर 19 एशिया कप में उन्होंने 95 गेंदों पर 171 रन बनाए, जो टूर्नामेंट में किसी भी भारतीय द्वारा अभी तक सर्वाधिक हैं। उन्होंने ब्रिस्बेन में यूथ टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया अंडर 19 के खिलाफ शतक उन्होंने लगाया है। राइजिंग स्टार्स एशिया कप में उन्होंने 42 गेंदों पर 144 रन बनाए, जो सीनियर राष्ट्रीय स्तर पर 32 गेंदों में शतक बनाने वाले सबसे कम उम्र के भी खिलाड़ी बन गए हैं। वैभव ने 14 साल 23 दिन की उम्र में राजस्थान रॉयल्स के लिए आईपीएल डेब्यू किया, जो अब तक के सबसे कम उम्र के आईपीएल खिलाड़ी हैं। तो सबसे पहले इन्होंने 14 साल की उम्र में ही राजस्थान के लिए आईपीएल खेला था। गुजरात टाइटंस के खिलाफ 35 गेंदों में शतक जड़कर वह आईपीएल के सबसे युवा शतकवीर बन गए थे।
उनका आईपीएल शतक किसी भी भारतीय द्वारा सबसे तेज और क्रिस गेल के बाद दूसरा सबसे तेज शतक है। अगर उनकी उम्र में देखें तो उनकी उम्र के हिसाब से तो वो उनका पहला ही है, लेकिन क्रिस गेल के बाद में उनका दूसरा शतक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन का खिताब किसने जीता है? तो वो जीता है तिलोत्तमा सेन ने। किसने जीता है? तिलोत्तमा सेन ने ये खिताब जीता है। चलिए इसके बारे में और जानकारी लेते हैं। तिलोत्तमा सेन ने राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन का खिताब इन्होंने जीता है। तिलोत्तमा सेन राष्ट्रीय शूटिंग प्रतियोगिताओं में कर्नाटक का प्रतिनिधित्व करती हैं। तो ये अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ये किसका प्रतिनिधित्व करती हैं, तो ये कर्नाटक का प्रतिनिधित्व करती हैं। राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप भोपाल के मध्य प्रदेश राज्य में राज्य शूटिंग अकादमी में आयोजित की गई। तो ये जो राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप थी, ये मध्य प्रदेश भोपाल के जो राज्य शूटिंग अकादमी है उसमें ये आयोजित की गई। तो तिलोत्तमा सेन की उम्र कितनी है? महज 17 साल इनकी उम्र है। तिलोत्तमा सेन पेरिस ओलंपिक कोटा स्थान हासिल करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय निशानेबाज हैं। तिलोत्तमा सेन 466.9 के अंतिम स्कोर के साथ स्वर्ण पदक उन्होंने जीता है। विदर्शा के विनोद ने इस स्पर्धा में रजत पदक जीता और विदर्शा के विनोद केरल का प्रतिनिधित्व करते हैं। रजत पदक स्कोर 462.9 था। आयोनिका पोल ने महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है और आयोनिका पोल रेलवे का प्रतिनिधित्व करती हैं। कांस्य पदक स्कोर 451.8 था। तिलोत्तमा सेन इस स्पर्धा के क्वालिफिकेशन राउंड में शीर्ष पर रही हैं। तिलोत्तमा सेन द्वारा दर्ज किया गया क्वालिफिकेशन राउंड स्कोर 591 था और 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में खड़े होना, घुटने टेकना और प्रोन पोजीशन इसमें शामिल हैं। तो ये थे आज के कुछ क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के। उम्मीद है आपको क्लास अच्छे से समझ आई होगी। समझ आई हो तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो जैसा कि मैं डेली आपको बताता हूँ कि हमने एक नया ऑफर भी निकाला है, जो हम आपके छोटे भाई बहन है, आपके भाई बहन है, हमारे भाई बहन है, उनके लिए एक बहुत ही गुरुजी 4.0 बहुत ही शानदार ऑफर लेके आया है। जैसा कि आप सबको पता है कि अब की बार एग्जाम बहुत ही जल्दी हो रहे हैं और उसी के लिए हम एक शानदार ऑफर लेके आए हैं। रिवीजन का टाइम है वो अभी है। अब रिवीजन बहुत बेहतर तरीके से हम रिवीजन कराएंगे आपको। जो आपके छोटे भाई बहन हैं उनको पीसीएम या पीसीबी सब्जेक्ट से अगर वो संबंधित हैं तो आप उनको हमारे चैनल से, हमारे ऐप से, हमारे कोर्स से ज़रूर जोड़ सकते हैं। जैसा आपके लिए कंटेंट हम तैयार करते हैं उससे बेहतर ही उनके लिए कंटेंट तैयार किया जाएगा। तो ये कुछ हमारे ऑफर्स हैं। सब्जेक्टिव कोर्स की कीमत 999 है और कॉम्बो कोर्स की कीमत 2499 है। अगर आप हमारे पास कॉम्बो कोर्स में रजिस्टर्ड हैं और 98% से अबव अचीव करते हैं तो आपको 1 लाख रुपए कैश प्राइज दिया जाएगा। ठीक है। और इसमें कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा? हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, डेली बोर्ड की पैनल की पीडीएफ मिलेगी, बोर्ड के पीवाईक्यूज का सॉल्यूशन कराया जाएगा, 1 to 1 आपको गाइडेंस कराया जाएगा, मैराथन की क्लासेस मिलेंगी। रिवीजन जो एग्जाम है, एग्जाम से कुछ दिन पहले आपको मैराथन क्लासेस मिलेंगी जिससे आपको फिर से रिवीजन आपका हो सके। ठीक है। तो ये कुछ थे हमारे जो कोर्स के डिटेल्स थी वो ये थी। अगर आप डेमो क्लासेस देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाके आप डेमो क्लासेस देख सकते हैं और अगर आपको वीडियो शानदार लगे, आप कोर्स परचेज करना चाहें तो प्ले स्टोर से आज ही गुरुजी 4.0 ऐप डाउनलोड करके आप हमारे कोर्स से जुड़ सकते हैं। तो ये थी आज की कुछ बातें। उम्मीद है आपको क्लास अच्छे से समझ आई होगी। अब मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।